ये छोटी सी झलक हमारे पिछले ब्लॉग की, जिसमें हमने गोरखपुर से तानसेन नेपाल की जर्नी कंप्लीट की थी और इन खूबसूरत नज़ारों का आनंद लिया था। इस जर्नी का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तानसेन की ये खूबसूरत सुबह, जहाँ प्रकृति अपने आप में एक अलार्म का काम करती है। दूर दूर तक इन पंछियों की आवाज़ और खूबसूरत नीला और सुनहला आसमान ये बता देता है कि एक नई सुबह अब होने वाली है। जैसा कि मुझे होटल के स्टाफ ने बताया, होटल की दूसरी तरफ अगर विजिबिलिटी अच्छी है तो धौलागिरी, नीलगिरी नॉर्थ और अन्नपूर्णा फर्स्ट की पीक्स विजिबल होती हैं। खैर, पीक्स ना सही, सूर्य भगवान के दर्शन हो जाएं, यही मनोकामना थी। फाइनली वो समय आने वाला था जिसके लिए मैं बहुत देर से इंतज़ार कर रहा था। And I witnessed a beautiful sunrise. खूबसूरत सनराइज़ देखने के बाद अब हम रेडी हो गए और अब हम निकल रहे हैं ब्रेकफास्ट के लिए। होटल में ही नीचे की ओर रेस्टोरेंट है। होटल के अंदर भी चारों तरफ काफ़ी ग्रीनरी थी, तो हमने सोचा कि एक छोटी सी वॉक कर लेते हैं। वैसे एक चीज़ जो मैंने यहाँ महसूस की वो थी यहाँ की शांति और साथ ही साथ यहाँ के बेमिसाल नज़ारे। ब्रेकफास्ट करने के बाद हमने होटल से चेकआउट कर लिया और अब हम निकल चुके हैं पाल्पा की एक फेमस स्पॉट भैरव स्थान टेम्पल की तरफ। ये मंदिर अपने पावरफुल और मिस्टीरियस वाइब्स के लिए जाना जाता है। होटल चेकआउट करने के दौरान रिसेप्शन पे किसी ने मुझसे इस टेंपल के बारे में काफ़ी सारी बातें की और उन्होंने बताया कि इस टेंपल को मिस नहीं करना चाहिए। खैर, ये मंदिर पहले से ही मेरे लिस्ट में था। मंदिर की दूरी वैसे ज़्यादा नहीं थी, इट वॉज़ अराउंड 7 to 8 किलोमीटर्स। रोड की कंडीशन अच्छी होने की वजह से 7-8 किलोमीटर्स की ड्राइव का पता ही नहीं चलता। रोड साइड इन पुराने घरों को देख करके ऐसा लग रहा था जैसे कि हम टाइम ट्रैवल कर रहे हों, एक पुराने ज़माने की गलियों से गुजरते हुए। अब मंदिर की दूरी ज़्यादा नहीं रह गई थी, अब मंदिर ऊपर की ओर साफ दिखाई दे रहा था। पैदल रास्ता राइट साइड से दिख रहा था। मंदिर के पास ही कार पार्किंग की जगह है, तो हम इस नैरो लेन से होते हुए सीधे मंदिर के पास पार्किंग में चले गए। मंदिर से कुछ मीटर पहले ही बाहर की तरफ प्रसाद बन रहा है। इसे कहते हैं रोट। ये राइस फ्लावर का बनता है और इसे देसी घी में बनाया जाता है। मुझे बताया गया कि आज सैटरडे होने की वजह से भीड़ काफ़ी ज़्यादा है और लाइन काफ़ी ज़्यादा लंबी लगी थी। एक बार तो ऐसा लगा कि शायद आज दर्शन नहीं हो पाएंगे और बाहर से ही हाथ जोड़ करके वापस जाना पड़ेगा। भगवान ने हमें निराश नहीं किया
और अगले ही पल कुछ चमत्कार सा हुआ और हम मंदिर के अंदर थे। मैं अब मंदिर के अंदर आ गया हूँ। ये मंदिर लॉर्ड भैरव को समर्पित है। मंदिर के अंदर आते ही एक अजीब सी पावर और एनर्जी फील होती है। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि मंदिर के अंदर जो मूल मूर्ति है वो किसी को नहीं दिखाई जाती है। वो हमेशा एक पर्दे के पीछे ही रहती है। शायद इसी वजह से यहाँ की एनर्जी और भी ज़्यादा मिस्टीरियस और डिवाइन महसूस होती है। ये गोल्डन त्रिशूल नेपाल का सबसे बड़ा त्रिशूल माना जाता है। मंदिर की लोकेशन एक पहाड़ पे है, जिसकी वजह से पाल्पा और आसपास के पहाड़ों का नज़ारा बहुत अच्छे से मिलता है। अच्छे से दर्शन होने के बाद हम निकल रहे हैं रानी महल की तरफ, जिसे नेपाल का ताजमहल भी कहा जाता है। मंदिर से रानी महल की डिस्टेंस अराउंड 23 किलोमीटर्स के आसपास है। रानी महल के लिए रोड की कंडीशन बहुत अच्छी नहीं है। बीच बीच में रोड काफ़ी ख़राब भी मिलती है। अब हम आ गए रानी महल। रानी महल को जनरल खदंग शमशेर जंग बहादुर राणा ने 1893 में अपनी रानी तेज कुमार देवी के याद में बनवाया था। इसलिए लोग इसे प्यार से नेपाल का ताजमहल भी कहते हैं। एक तरफ से देखो तो ये रॉयल ट्रेजर और उसके जस्ट बगल में काली गंडकी नदी एकदम शांत और अनटच्ड वाइब देते हैं। कुछ देर मैं भी नदी के पास बैठा और ऐसा लगा जैसे गर्मी का एहसास कहीं गायब हो गया हो। ठंडी हवा, साफ पानी और चारों तरफ केवल शांति ही शांति। एकदम सुकून वाली जगह है ये। भैरव स्थान और रानी महल को एक्सप्लोर करने के बाद अब हम सोनौली से होते हुए गोरखपुर के लिए निकल चुके हैं। इस जर्नी में एक बात जो मैंने बार बार महसूस की वो ये थी कि ये जगह गोरखपुर से केवल 5 घंटे की दूरी पे है। इतनी शांत और नेचर के इतने करीब। मुझे लगता है ऐसी जगह हमें मिस नहीं करनी चाहिए, खासकर उन लोगों के लिए जो लोग पोखरा के लिए ट्रैवल कर रहे हैं। उनके लिए ये एक परफेक्ट स्टॉप ओवर हो सकता है। कम भीड़ भाड़, शुद्ध हवा और बहुत सारी कहानियों को समेटे हुए। मेरी हर जर्नी में ये कोशिश होती है कि वहाँ की कुछ लोकल चीज़ें जैसे फल, सब्जियाँ, दाल या मसाले ज़रूर से खरीदूँ। क्या रेट है राजमा? यहाँ की वेजिटेबल बहुत ही फ्रेश थी, तो हमने यहाँ पे बीन्स, राजमा और यहाँ की फेमस दल्ले कौसानी मिर्च ली, जो कि राउंड शेप में होती है। स्पेशली नेपाल, सिक्किम, भूटान साइड में बहुत फेमस है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा तीखी होती है। हमने थोड़ी सी अपने घर के लिए ली ताकि पहाड़ का फ्लेवर घर पे भी महसूस किया जा सके। ये इधर नहीं, वो हर जगह बोलते हैं। मस्याम के पास हमने एक टी ब्रेक लिया और शॉप के ओनर प्रकाश भाई से काफ़ी देर तक बात करते रहे। वही मैं बोला, मुझे लगा कि चाय होता 20 रुपये में, 10 रुपये मिल जाता है तो 30 पड़ जाता है। सिंपल है। अच्छा, वेदर ऐसे ही रहता है यहाँ पे? हाँ, ऐसे ही। बर्फ तो मुझे लगता है बहुत ऊपर बहुत पोखरा से ऊपर ही मिलता होगा। थोड़ा ऊपर ही मिल जाता है। ठंडियों में इतना ठंडी भी नहीं होता जो इंडिया की तरफ
ठंडा होता है तो धुंधला कुछ दिखाई नहीं हाँ, देता हाँ। आमने सामने। अच्छा। इतना ठंडा भी नहीं होता, गर्मी में इतना गर्मी भी नहीं होता कि आपकी जैसा कूलर चलाए, एसी चलाए, इतना भी गर्मी नहीं होता, फैन से काम चल जाता है। पहाड़ में यही है, जो मच्छर तो लगता ही नहीं इधर, झूल भी नहीं टांगते हम। नेपाली लोगों के बारे में जो मैंने ऑब्ज़र्व किया, ये बहुत ही मिलनसार और बहुत मेहनती होते हैं। इनसे कोई भी बात करो आप, हमेशा ही मुस्कुरा के बात करेंगे। शायद यही रीज़न होगा कि यहाँ की वाइब्स बहुत पॉजिटिव है। पोखरा तो 24 घंटा 12 महीना चले जाते हैं टूरिस्ट। बहुत ही देख लीजिए, टूरिस्ट गाड़ी है, यही आ गए। अब हम धीरे धीरे सनौली बॉर्डर की ओर बढ़ रहे हैं। इस छोटे से सफ़र में बहुत कुछ सीखने को, देखने को और महसूस करने को मिला, और नेपाल की ये जर्नी हमेशा ही याद रहेगी। वैसे तो पहाड़ों से दूर जाने का मन नहीं करता, लेकिन यात्रा की एक नई उम्मीद के साथ हम यहाँ से विदा ले रहे हैं। मिलते हैं एक नए सफ़र में, एक नए मंजर के साथ। Thank you for watching our video and stay connected with nature, and please share your feedback, and your feedback is very important to us. We will see you in the next video. Thank you.